नमस्कार दोस्तों। आइए हम जानते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं कुछ ऐसे शब्द जिनके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है उसके बारे में, क्योंकि ये अगर हम जानते रहेंगे तभी हम आगे को पूरे क्वेश्चन को समझ पाएंगे। जैसे आपको एग्ज़ाम में शब्द मिलेगा बीमा धारक या बीमाकृत, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। बीमा धारक या बीमाकृत किसे कहते हैं? तो उसको कहते हैं जिसका बीमा होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि जिसका रिस्क कवर चलता है। ठीक। प्रस्तावक या पॉलिसी धारक या ग्राहक किसे कहते हैं? तो जो कंपनी से बीमा का आवेदन करता है। अब इसमें समझने की बात यह है कि जैसे आप ऐसे समझिए कि आप अपने नाम से बीमा के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आप अपने नाम से बीमा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो रिस्क कवर भी आप ही का चलेगा। उस कंडीशन में बीमा धारक और बीमाकृत आप ही कहलाएंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लाइफ एश्योर्ड बोलते हैं। और उस कंडीशन में प्रस्तावक या पॉलिसी धारक या ग्राहक भी आप ही होंगे, क्योंकि उसके लिए प्रीमियम का जो भुगतान करेंगे वो खुद आप करेंगे। यानी बीमा कंपनी से आवेदन या प्रस्ताव करना आप ही करेंगे। तो इस कंडीशन में बीमा धारक, बीमाकृत, पॉलिसी धारक, प्रस्तावक या ग्राहक आप ही होंगे। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे ये अलग हो जाता है, जैसे कि आप अपने बच्चे के लिए बीमा कराने के लिए मांग कर रहे हैं कंपनी से, तो वहाँ पे आप अपने बच्चे का बीमा का आवेदन कर रहे हैं, यानी आपके बच्चे का लाइफ एश्योर्ड रहेंगे और उन रिस्क कवर जो है वो अब बच्चे का चलेगा। उस कंडीशन में आपका जो बच्चा रहेगा वो लाइफ एश्योर्ड यानी बीमा धारक या बीमाकृत कहलाएगा, और आप उसमें प्रीमियम का भुगतान आप करेंगे, या कंपनी से जो समझौता होता है वो समझौता आप करेंगे, कंपनी से बीमा का प्रस्ताव आप करेंगे। उस कंडीशन में प्रस्तावक या पॉलिसी धारक या ग्राहक आप हो जाएंगे और बीमा धारक या बीमाकृत आपका बच्चा होगा। ठीक उसी तरह जैसे आप अपनी पत्नी के लिए बीमा का आवेदन कर रहे हैं, अगर पत्नी कुछ काम नहीं कर रही हैं, गृहिणी है, उस कंडीशन में पॉलिसी धारक या प्रपोजर आप हो जाएंगे और आपकी जो पत्नी रहेंगी बीमा धारक या बीमाकृत कहलाएंगी। ये ऐसे ही आपका होता है। अब अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे बीमाकर्ता। बीमाकर्ता किसे कहते हैं? तो बीमाकर्ता कंपनी को कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इंश्योरर बोलते हैं। अब कुछ लोगों के मन में धारणा ये जाती है कि बीमाकर्ता मतलब बीमा करने वाला, तो वो सीधे एजेंट पे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बीमाकर्ता हम कहेंगे कंपनी को। कभी भी एग्जाम में अगर आपको बीमाकर्ता शब्द दिखे तो आप सीधे समझिए कि उसे किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो कंपनी के बारे में बात कर रहा है। अगला पॉइंट है प्रीमियम या प्रतिफल। प्रीमियम क्या है या प्रतिफल क्या है? तो जो किस्त को बोलते हैं, जो हम पैसा देते हैं बीमा खरीदने के लिए, उसको प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम अंग्रेजी शब्द है, उसको हिंदी में आप प्रतिफल बोल सकते हैं। तो एग्जाम में के लिए प्रतिफल भी आ सकता है, प्रीमियम भी आ सकता है। अगला है बीमा धन या कवरेज की राशि। इसका मतलब यह है कि जितने का रिस्क कवर होता है या जो पैसा कस्टमर के मरने पर मिलता है, ये कह सकते हैं। बीमा धन या कवरेज की राशि जैसे आप मान लीजिए कि आपने एक प्रीमियम का भुगतान कंपनी को किया। सपोज करिए कि आपने 10,000 रुपये का प्रीमियम का भुगतान किया, जिसके लिए कंपनी बोल रही है हम आपको 1,00,000 रुपये का इस पे बीमा धन या सम एश्योर्ड देंगे। तो वहाँ पे आपका जो प्रीमियम हो जाएगा 10,000 रुपये हो जाएगा, और आपका जो बीमा धन रहेगा या सम एश्योर्ड वो आपका जो होगा 1,00,000 रुपये का होगा। तो ठीक ऐसे ही इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला शब्द है आपके सामने IRDA। ये IRDA क्या है? इसको शॉर्ट में इरडा बोलते हैं। इरडा क्या है? तो IRDA का पहले पूरा नाम हम जानेंगे। इसको पूरा अंग्रेजी में बोलते हैं। I मतलब इंश्योरेंस, R मतलब रेगुलेटरी, D मतलब डेवलपमेंट, A मतलब अथॉरिटी, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना जो हुई थी वो सन 2000 में हुई थी। अब इसके बारे में आप ऐसे समझिए कि जैसे आप लोग सुने होंगे कि बैंकों को रेगुलेट या बैंकों को देख रेख या कोई भी नियम कानून लगाना होता है तो RBI करता है, उस पर नियंत्रण जो है RBI यानी रिजर्व बैंक का होता है। उसी तरह बीमा में अगर कोई भी नियंत्रण या रेगुलेटिंग बॉडी जो है वो IRDA है। इसका पूरा नाम IRDA मतलब बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी आपकी पॉलिसी धारक के हित की रक्षा करने के लिए। ये IRDA जो है वो सबको लाइसेंस देने का भी कार्य करता है। जैसे कि आप अगर एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपको लाइसेंस IRDA देगा। अगर कोई कंपनी चलती है तो उसको IRDA से लाइसेंस लेना होता है। अगर कोई ब्रांच खुलता है तो उसको IRDA से लाइसेंस लेना होता है। मतलब IRDA का पूरा जो काम है वो है आपका
हित, कस्टमर के, ग्राहक के हित की रक्षा करना और बीमा कंपनियों पे नियंत्रण रखना, टोटल ये काम। जैसे आप जानते होंगे कि सन 2000 से पहले एक एकमात्र एलआईसी ही कंपनी थी जो बीमा का व्यवसाय करती थी। जब बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ तो 1956 के बाद से एलआईसी काम कर रही थी। सन 2000 में जब आईआरडीए का गठन हुआ तो उसके बाद से आईआरडीए ने निजी क्षेत्र के लिए भी बीमा कंपनियों को लाइसेंस देना शुरू कर दिया। तो उसके बाद बहुत सारी कंपनियां खुलना शुरू हो गई, जिनको सारे कंपनियों को लाइसेंस लेना पड़ता है आईआरडीए से। अब थोड़ा सा हम बीमा का इतिहास जानेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत समय पहले बीमा कंपनियां नहीं हुआ करती थी। उस समय बीमा का एक प्रारूप था, या ये ऐसे कह सकते हैं कि एक बीमा का भावना था। जैसे बहुत समय पहले रोड्स के निवासियों के बारे में कुछ उसका इतिहास रहा है, या बलूच के निवासी जो होते उनका इतिहास रहा था। जैसे कि उनके बारे में बताया ये जाता था कि जैसे वो समुद्री रास्ते से माल लाते थे, तो समुद्री रास्ते से माल लाते थे तो कई तरह का खतरा भी रहता था। जैसे कि बीच में आपका डाकुओं द्वारा लूट जाए माल, या समुद्र में तूफान आ जाए तो उनसे माल का काफ़ी नुकसान होता था। तो उस कंडीशन में वो लोगों को काफ़ी हानि का सामना करना पड़ता था। तो लोग करते क्या थे कि जैसे डाकुओं से अगर लूट जाने का खतरा है तो वो क्या करते थे कि बीच में वो एक गार्ड रख लेते थे, जिसको सारे जो भी व्यापारी थे सब मिल के उसको कुछ हिस्सेदारी अपना लगा के वो उसको कुछ पैसे देते थे, ताकि सुरक्षित डाकुओं से माल इस पार से उस पार हो सके। तो एक भावना थी कि किस तरह से जोखिम से बचा जाए। तो बीमा का भी सेम प्रारूप है, जोखिम से बचने के लिए लोग कराते हैं, वैसे ही वो लोग कराते थे। कुछ लोगों के बारे में ये कहा जाता था, पुराने लोगों के बारे में, कि इस नाव को इस पार से उस पार ले जाते थे तो नाव कभी कभार होता क्या था कि भारी हो जाता था। भारी होने का कारण था कि माल काफ़ी लद जाया करता था। तो बहुत सारे व्यापारी होते थे, तो अब नाव के डूबने का खतरा होता था। तो लोग क्या करते थे कि उसको बीच में ही नाव से कुछ सामान उठा के समुद्र में फेंकने लगते थे। वो ये नहीं देखते थे कि किसका सामान है, किसका माल है, वो फेंकते थे ताकि नाव डूबने से बच जाए। और जब वो इस किनारे आते थे तो आपस में माल का बंटवारा कर लेते थे। वो ये भी ऐसा भी होता था कि जिसका नुकसान नहीं हुआ है वो भी उसकी भरपाई करता था, या ऐसा भी हो सकता है किसी का ज़्यादा भरपाई, वो नुकसान हो गया हो फिर भी भरपाई सेम करेगा, क्योंकि रिस्क जो था वो सारे लोगों पे लगभग सेम था। इसलिए ये ऐसे भी लोग, ये एक प्रकार की भावना थी, बीमा की तरह एक भावना बनती थी कि कैसे हम अपने आप को जोखिम से बचाए या जोखिम को कम किया जा सके। ठीक उसी तरह बीमा में भी क्या होता है, बहुत लोग बीमा कराते हैं, उसमें से कुछ लोगों के मर जाने का खतरा होता है। तो प्रीमियम का भुगतान काफ़ी लोग करते हैं, सारे लोग करते हैं जितने लोग बीमा का आवेदन करते हैं। उसमें से जो लोग, कुछ लोग मर जाते हैं तो कंपनी अपने जोखिम प्रीमियम के नाम पे जो पैसा काट के एक जगह रखती है, उसी से भरपाई उनका कर सकती है। तो इसको ऐसे एक शब्द में ऐसे कह सकते हैं कि बीमा जो है कुछ लोगों द्वारा उठाई गई हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की एक प्रकार की विधि है। क्योंकि प्रीमियम का भुगतान सब लोग करते हैं, उसमें से कुछ लोग मरते हैं, तो प्रीमियम का भुगतान जितने लोग किए हैं सबसे कंपनी कुछ पैसा जोखिम प्रीमियम के नाम पे काट के एक जगह रखती है। उसी एक फंड बना के फंड से ही उस पैसे का यूज करके और जो लोग डेथ होती है उनको भुगतान करते हैं। तो बीमा का एक प्रारूप है, इसी तरह बीमा कार्य करता है। अब हम अगला बात करेंगे बीमा का राष्ट्रीयकरण का। बीमा का नेशनलाइजेशन की बात की जाती है तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 सितंबर 1956 में। तब जाके उस समय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना हुई थी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एलआईसी की स्थापना कब हुआ तो आप लिखेंगे 1 सितंबर 1956 को। इसके बारे में भी कुछ इतिहास ये है कि 1 सितंबर 1956 के बाद अगर विश्व की पहली कंपनी की बात किया जाए तो लंदन के लॉर्ड्स में खुली थी, जिसका नाम था एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपिचुअल एश्योरेंस। ये 1706 ईस्वी में लंदन के लॉर्ड्स में खुली थी। तो वो कंपनी जब खुली, पहली कंपनी उसको मानते हैं। अगर भारत की पहली कंपनी की बात किया जाए तो वो थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, जो सन 1818 में कलकत्ता में आई थी। तो सारी कंपनियां धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो जब बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ 1956 में,
तो बहुत सारी कंपनियां और कुछ भविष्य निधि कंपनियां जो थी कार्य करती थी। ये माना जाता है कि लगभग 200 कंपनियां थी जो इस बीमा का कार्य कर रही थी। तो राष्ट्रीयकरण हुआ, तो राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप एक कंपनी बनी जिसका नाम था LIC, और सारी जितनी कंपनियां थी सबको मर्ज करके LIC की स्थापना कर दी गई। तब से LIC ही एकमात्र कंपनी थी जो कि बीमा का व्यवसाय कर रही थी। लेकिन आगे चल के जब सन 2000 में IRDA का गठन हो गया, तो उसके बाद से सारा निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया। उसके बाद से सारी कंपनियां लगभग आनी शुरू हो गई। इस समय लगभग भारत में 24 बीमा कंपनियां हैं जो कि बीमा का व्यवसाय कर रही हैं। तो ये था बीमा का आपका इतिहास। अब हम समझेंगे बीमा के प्रकार के बारे में। बीमा कितने प्रकार का होता है? तो बेसिकली बीमा जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है जीवन बीमा, मतलब लाइफ इंश्योर्ड, जिसमें मनुष्य जीवन का बीमा होता है। और दूसरा होता है साधारण बीमा, जिसको हम अपन बोलचाल में अंग्रेजी में कहते हैं जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में गाड़ी, मकान, फसल, ये सारी चीज़ों का बीमा आता है। ये बेसिकली ये कह सकते हैं कि साधारण बीमा में क्षतिपूर्ति दी जाती है। क्षतिपूर्ति का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा उठाई गई हानि के पश्चात पुनः उसी स्थिति में आने को क्षतिपूर्ति कहते हैं। मतलब जितना नुकसान हुआ उतना भरपाई हो तो अब जाके क्षतिपूर्ति कहलाएगा। ये बेसिकली साधारण बीमा में होता है। लाइफ इंश्योरेंस में ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं। जीवन बीमा में आश्वासन होता है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितने का बीमा हो, हम उतने का एक आश्वासन दे सकते हैं। उसीलिए जो बीमा धन होता है उसको हम लोग आश्वासित राशि भी बोलते हैं। तो ये होता है आपका जीवन बीमा और साधारण बीमा। साधारण बीमा का ही एक पार्ट है जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य बीमा, जिसमें मनुष्य का बीमा होता है लेकिन वो केवल इलाज के पैसे मिलते हैं। मतलब जितने इलाज में खर्च आते हैं वो पैसे मिलते हैं। ये साधारण बीमा के अंतर्गत ही स्वास्थ्य बीमा आता है। अब हम समझेंगे जीवन बीमा उत्पाद के बारे में। बीमा उत्पाद में प्लान आता है मनी बैक। मनी बैक को बोलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट, जो बीच बीच में हमको पैसा मिलता है। कुछ ऐसे प्लान होते हैं जिसमें लास्ट में मैच्योरिटी तो मिलती है, साथ ही बीच में हमको पैसे भी मिलते हैं। उसको सर्वाइवल बेनिफिट या उत्तरजीविता लाभ बोलते हैं। ये निश्चित अवधि पर मिलता है। ये पहले ही फिक्स हो जाता है कि कब आपको कितने पैसे बोनस के तौर पे दिए जाएंगे। उसी योजना को मनी बैक कहते हैं। दूसरी जो मुख्य योजना है उसका अगर हम बात करें, उसको बोलते हैं अवधि बीमा। अवधि बीमा को टर्म प्लान या मियादी बीमा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें परिपक्वता यानी मैच्योरिटी नहीं मिलता है, और बहुत ही कम प्रीमियम पर उच्च बीमा मिलता है। एक तरह से कहें तो ये योजना होती है, इसमें केवल मरने पे पैसा मिलता है। अगर बच जाएगा कस्टमर तो बीमा धन या उसकी रिस्कवर जो है वो नहीं मिलेगा, या किसी तरह का मैच्योरिटी नहीं मिलेगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बैंक वगैरह में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का नाम से एक योजना आती है जिसमें 333 रुपये का प्रीमियम लगता है, 2 लाख का सुरक्षा मिलता है। तो उसमें क्या है कि आपको सुरक्षा तो दिया जाएगा, लेकिन वो एक निश्चित समय के अंदर, अगर ग्राहक की मृत्यु हो जाएगी तब मिलेगा। अगर ग्राहक की पॉलिसी पूरी हो जाती है और उसके साथ कोई घटना नहीं हुआ रहता है तो कोई चीज़ क्लेम के तौर पे नहीं मिलेगा। अवधि बीमा जो है एक प्रकार का पारंपरिक प्लान है, और जिसमें केवल और केवल मृत्यु कवर होता है, और बहुत ही कम प्रीमियम में इसका आपको बीमा धन दिया जाता है। इसी का एक पार्ट है घटती मियादी बीमा। ये इम्पोर्टेंट है। घटती मियादी बीमा में क्या होता है कि प्रीमियम समान रहता है। प्रीमियम जो आप देंगे हर साल एक ही देंगे, लेकिन समय के साथ बीमा धन कम होता जाएगा। इसको ऋण बीमा भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं इसको ऋण मोचन बीमा या बंधक मोचन बीमा। अंग्रेजी में इसको MRI, M मतलब मोर्टेज, R मतलब रिडम्पशन, I मतलब इंश्योरेंस, बंधक मोचन बीमा भी बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसमें क्या होता है कि जैसे आप विशेष रूप से अगर ये जो होता है ये आवास ऋण लेने वाले या किसी प्रकार का लोन लेने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे किसी ने 10 लाख रुपए का आवास लोन ले लिया, वो निश्चित रूप से उसका प्रीमियम चुकाएगा,
तो हर साल जैसे जैसे अगर जो लोन की रकम है वो घटती जाएगी, आपका बीमा धन भी घटता जाएगा। तो उससे क्या होगा कि बीमा धन घटेगा और प्रीमियम लेकिन जो रहेगा वो एक बराबर समान ही रहेगा। एक इसी का एक और पार्ट आता है बढ़ती मियादी बीमा, जिसमें क्या होता है कि प्रीमियम भी बढ़ता है और बीमा धन भी बढ़ता है। उसी का एक प्रकार आता है प्रीमियम वापसी अवधि बीमा, जिसमें परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पे आपका जितना प्रीमियम जमा रहेगा वो पूरा प्रीमियम जोड़ के वापस कर दिया जाता है और कुछ उसमें नहीं दिया जाता है। अगला प्लान है बंदोबस्ती बीमा, जिसको इंडोमेंट प्लान बोलते हैं। इसमें क्या होता है, परिपक्वता पर मतलब पूरा होने पे बीमा धन के साथ बोनस भी दिया जाता है और बीच में अगर कस्टमर की मृत्यु होगी तो क्लेम भी दिया जाता है। अगला जो प्लान है वो है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसको यूलिप बोलते हैं। यू मतलब यूनिट, एल मतलब लिंक, इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, ये शेयर बाजार पे आधारित पॉलिसी है, जिसमें पॉलिसी में लाभ और हानि बीमा धारक यानी पॉलिसी धारक को स्वयं वहन करना पड़ता है। ये शेयर बाजार पर निर्भर करता है। अगर आपका शेयर बाजार अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है तो आपके पैसे का निश्चित रूप से ग्रोथ होगा। अगर किसी कारण से शेयर बाजार में कमी आती है तो आपका पैसा भी घटेगा। मतलब इस योजना को ऐसे कह सकते हैं कि इस योजना को वे लोग व्यक्ति ले सकते हैं जो आकर्षक रिटर्न का उम्मीद करते हैं, लेकिन रिस्क लेने के लिए अगर तैयार हों तब। लेकिन अगर आप किसी बच्चे की शादी, बेटी की शादी करना है या उच्च शिक्षा के लिए करना है तो उसको आप ये डायरेक्टली सलाह नहीं दे सकते हैं। तो यूलिप एक प्रकार का जो प्लान है वो पहले से इसमें गारंटेड नहीं होता है, शेयर के साथ डिपेंड करता है। पैसा बढ़ेगा तो आपके फंड भी बढ़ेगा और अगर शेयर घटेगा तो आपका फंड भी घटता जाएगा। अगला हम जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसके बारे में समझेंगे। इसका नाम है व्यक्ति का जीवन चक्र कह सकते हैं या जोखिम श्रेणी। मतलब अगर कोई बीमा के लिए आवेदन कर रहा है कोई कस्टमर, तो उसका जो जोखिम का श्रेणी है वो किस जोखिम के श्रेणी के अंतर्गत आएगा, ये किस पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करेगा कस्टमर के आयु पे, किस तरह का व्यवसाय करता है उस पे, मतलब किस तरह का, मतलब एवरीथिंग। जैसे कि आप कह सकते हैं क्या नशा करता है कि नहीं करता है, मतलब किसी प्रकार का उसका जो भी जीवन का रूपरेखा है उसके श्रेणी के अनुसार व्यक्ति को हम लोग अलग अलग श्रेणी के तहत बांटते हैं। जैसे बीमा कंपनी को प्रस्ताव जब दिया जाएगा तो कंपनी वहाँ पे जांच करेगी कि किस तरह के श्रेणी में इसको रखा जाए। तो विशेष रूप से 4 तरह की जीवन की जोखिम श्रेणी होती है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं मानक जीवन। अगर एक व्यक्ति का जीवन मानक जीवन के तहत वर्गीकृत किया जाता है, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति का जीवन चक्र जो रहेगा वो स्टैंडर्ड लाइफ के तहत रहेगा। जैसे आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई कस्टमर है, अगर नौजवान है, 40 साल का आदमी है और बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम नहीं करता है या बहुत ज़्यादा कम ही रिस्क नहीं है, सामान्य दर पे है, एक एवरेज लाइफ है उसका, तो उसको हम लोग मानव जीवन के तहत कहेंगे। इसको मानक जीवन या औसत जीवन बोलते हैं। इससे कंपनी जो है वो सामान्य दर यानी रेट जो लगाएगी वो आपका एवरेज रेट लगाएगी। यानी 1 लाख रुपये के बीमे पे अगर 1,000 का प्रीमियम आ रहा है तो 1,000 रुपया ही उनसे लेगी 1 लाख के प्रीमियम पे। दूसरा होता है अमानक जीवन, जिसको सब स्टैंडर्ड कैटेगरी बोलते हैं। ये ऐसे जीवन है जिनकी अनुमानित मृत्यता मानक जीवन से अधिक है फिर भी बीमा के योग्य हैं। अवमानक जीवन क्या है, जैसे मानक एवरेज वाला हो गया, उससे ऊपर का थोड़ा सा अगर रिस्क ज़्यादा है तो उसको अवमानक यानी उपमानक भी बोलते हैं या सब स्टैंडर्ड अंग्रेजी में। सब स्टैंडर्ड जीवन के तहत उसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है उसको डायबिटीज़ है या किसी तरह का पूर्व में बीमारी रहा है तो उसको कंपनी जो है अवमानक जीवन के श्रेणी में कहेगी। वो अभी भी बीमा के लायक होते हैं, कंपनी उनसे उच्च प्रीमियम लेके बीमा स्वीकार कर ले सकती है। जैसे अगर 1,000 रुपये का प्रीमियम मानक जीवन पे आ रहा था तो इनसे कहेगी कि आपको 1100 रुपये का प्रीमियम देंगे तो हम 1 लाख रुपये का बीमा पे आपका एक्सेप्ट प्रपोजल कर लेंगे। अगला होता है अस्वीकृत जीवन। अस्वीकृत जीवन वो जीवन है जिसका बीमा एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है या 60 साल से ऊपर का है और वो बीमा के लायक नहीं है, या कैंसर है, एड्स है, इस तरह कोई बीमारियां हैं जो उससे वो पीड़ित है, तो उसको अस्वीकृत जीवन बोलते हैं, नॉन एक्सेप्टेबल लाइफ। अगला है इम्पोर्टेंट है पसंदीदा जीवन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीफर्ड लाइफ।
इसमें ऐसे जीवन की बीमा होता है या ऐसे श्रेणी आती है जिसकी मर्त्यता मानक जीवन से कम है, इनसे कम प्रीमियम लेता है। जैसे ऐसा कोई व्यक्ति है, नौजवान 18-20 साल का लड़का है और बैंकिंग वगैरह में काम कर रहा है, उस पर किसी तरह का रिस्क नहीं है, तो कंपनी देखती है कि इस व्यक्ति को हमें क्लेम नहीं दिया जा सकता है, तो वो ऐसे जीवन को औसत जीवन से भी कम यानी पसंदीदा जीवन के तहत इसको वर्गीकृत करती है, इनसे कम प्रीमियम लेके बीमा स्वीकार करती है। ये 4 तरह के जीवन होते हैं। इनसे काफ़ी क्वेश्चंस घुमा के पूछता है एग्जाम में। अब आगे हम अगले अपने चैप्टर में बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे हम सही सही टिक लगाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।